प्रीवियस क्लास में हमने फिजिकल एजुकेशन में लेसन नंबर 7 पढ़ाया था। आज हम लेसन 8 स्टार्ट करेंगे। लेसन 8 है कंकाल तंत्र, स्केलेटन के विषय में आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर को आकार कैसे मिलता है। जो हमारे शरीर का आकार है वह विभिन्न अस्थियों के द्वारा ही बनता है। इसीलिए शरीर को आकार प्रदान करने वाली विभिन्न अस्थियों का समूह ही कंकाल तंत्र या अस्थि संस्थान कहलाता है। क्योंकि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है, टिश्यूज़ होते हैं, और टिश्यूज़ अंगों एवं तंत्रों से बना होता है। जो हमारा शरीर का संपूर्ण ढांचा है वो किससे बना होता है? अनेक उसमें कोशिकाएं होती है, टिश्यूज़ होते हैं, वह अंग एवं तंत्रों से ये बना होता है। और इसके बिना हमारा चलना फिरना, झुकना और अन्य कार्य करना असंभव है। वैसे ही प्राणियों की जो शरीर का आकार है सुनिश्चित होता है, और इसके शरीर में अनेक विशिष्ट प्रकार की दृढ़ता एवं गतिशीलता हम देख सकते हैं। और प्राणियों के शरीर के विशिष्ट गुणों एवं गतिविधियों को बनाए रखने के लिए अलग अलग एक तंत्र या संस्थान होता है, जिसे अस्थि पंजर संस्थान अथवा कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। मीन्स स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र आपने देखा ही होगा। चित्र में आप देख सकते हैं कि कंकाल अस्थि सहित एवं अस्थि विहीन शरीर, दो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एक तो कंकाल तंत्र है जो अस्थि सहित है, और एक अस्थि विहीन है, बिना अस्थियों के है। तो ये जो कंकाल तंत्र है, एक बाहरी कंकाल होता है और एक अंतर कंकाल। बाहरी कंकाल में मतलब जैसे बाल, नाखून आदि चीजें जो हमारे शरीर के बाहर की रचना होती है, और अंतर कंकाल जो शरीर के अंदर होते हैं, जैसे पृथक पृथक टुकड़ों से बना एक पंजर या ढांचा फ्रेमवर्क है। ये अधिकांशतः अस्थियों बोन्स का बना होता है, जिसके सहयोग के लिए अनेक उपास्थियां भी होती हैं। कंकाल तंत्र की उपयोगिता कार्य, मतलब इस कंकाल तंत्र का हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है, वो क्या कार्य करता है। पहला है वो शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है ना। कंकाल तंत्र के कारण ही हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान होता है और सुंदर दिखाई देता है। और साथ ही शरीर को गतिशीलता प्रदान करता है। जो ये कंकाल तंत्र है हमारे शरीर को गतिशीलता प्रदान करता है, मतलब किसी भी कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। शरीर के भीतरी कोमल अंगों की सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे शरीर के भीतरी जो नाजुक से अंग होते हैं उनको वह सुरक्षा भी प्रदान करता है, जैसे खोपड़ी, पसलियों के पिंजरे में हृदय, फेफड़े, रीढ़ की हड्डी आदि चीजें। शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। अस्थियां जो होती हैं शरीर में आकार प्रदान करने के अतिरिक्त दृढ़ता भी लाती है। यदि यह कोमल होती है तो शरीर सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए अस्थियों की सहायता से ही हम भारी से भारी बोझ भी उठा सकते हैं। और रक्त कणों का निर्माण, कंकाल की लंबी अस्थियों की मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यदि अस्थियों के मज्जा वाले भाग में किसी प्रकार का विकार या अनियमितता आ जाती है तो रक्त कणिकाओं का निर्माण भी अनियमित हो जाता है। अस्थियों के द्वारा निरंतर रक्त कणिकाओं के निर्माण को ध्यान में रखते हुए ही अस्थियों का लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। चित्र में आप देख सकते हैं मानव कंकाल तंत्र का एक एक पार्ट्स के बारे में विस्तार से बताया गया है कि कौन सा पार्ट उसका क्या है। गीवा है, उरोस्थि, मेरुदंड, अलग अलग उसके पार्ट्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उसके कौन से पार्ट्स में क्या कार्य होते हैं। अब है अगला टॉपिक हमारा हड्डियों की संरचना एवं प्रकार। सभी जानते हैं कि जो मानव का शरीर है एक ही अस्थि से न बनाकर बल्कि कुल मिलाकर छोटी बड़ी 206 अस्थियों से बना होता है। मनुष्य के अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206। यदि मानव शरीर एक ही अस्थि से बना होता तो कोई भी कार्य संभव न होता। हड्डियां दो प्रकार की होती हैं, जैसे एक कठोर हड्डी और दूसरी कोमल और लचीली हड्डी।
पहली प्रकार की कठोर हड्डी को साधारण भाषा में हड्डी भी कहते हैं, जबकि दूसरी प्रकार की कोमल हड्डियों को कार्टिलेज या उपास्थि भी हम कहते हैं। अस्थियां तथा उपास्थियां सजीव होती हैं और अस्थियां तथा उपास्थियां दोनों का ही निर्माण पूर्णावस्था में उपास्थियों के रूप में होता है और इनमें से अधिकांश उपास्थियां विभिन्न खनिजों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के कार्बोनेट्स, फास्फोरेट आदि के जमा हो जाने के कारण अस्थियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इस अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जो अस्थियां होती हैं वो कैसी होती हैं। कुछ अस्थियां लंबी होती है, कुछ चपटी होती है, कुछ घनाकार होती हैं, कुछ छोटी अस्थि होती हैं, कुछ वक्राकार होती हैं और कुछ विषम अस्थि होती है। मतलब इसमें हमारे शरीर में अनेक तरह की अस्थियां पाई जाती हैं। मतलब सबका आकार एक जैसा नहीं होता है। कुछ लंबी हो जाती होती हैं तो कुछ चपटी सी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं तो कुछ वक्राकार आकार की भी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक अस्थियां। पहला है खोपड़ी। खोपड़ी का कंकाल आप चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा सिर होता है उसके अंदर का भाग कैसे दिखता है। खोपड़ी में अस्थियां शरीर में सबसे अधिक जटिल प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। खोपड़ी स्कल अंदर से खोखली होती है जिसमें मस्तिष्क स्थित होता है। इसके आगे की ओर कुछ विषम अस्थियां होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य के चेहरे तथा निचले जबड़े को आकार मिलता है और खोपड़ी कुल 22 अस्थियों के मिलने से ही बनती है। खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 22 अस्थियां। ऊपरी भाग 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है और जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ये सभी अस्थियां चपटी, पतली तथा दृढ़ होती हैं। चेहरे में कुल 14 अस्थियां होती हैं जिनमें से कुछ बड़ी तथा कुछ छोटी होती हैं। खोपड़ी हमारी गर्दन के ऊपरी भाग पर टिकी रहती है। गर्दन के सहारे खोपड़ी को विभिन्न दिशाओं में घुमाया भी जा सकता है और हम केवल पीछे की दिशा में खोपड़ी को नहीं घुमा सकते। मतलब हमारी खोपड़ी एकदम गोल से नहीं घूमती, हम केवल पीछे थोड़ा सा घुमा सकते हैं ना। पूरी हमारी खोपड़ी एकदम गोल नहीं घूमती है। पीछे का देखने के लिए हमें पूरा ही टर्न होना पड़ता है। अब है धड़ या पसलियों का पंजर। छाती का पंजर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मानव में धड़ भाग में केवल खोपड़ी से नीचे का तथा जांघों के ऊपर का भाग आता है। वक्षस्थित या उरोस्थि के साथ मिलकर पसलियां वक्ष के पंजर का निर्माण करती है। मतलब पिंजरे जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसलिए उसका नाम भी ऐसे रखा गया है। इसके अंदर अनेक कोमल अंग जैसे हृदय, फेफड़े आदि सुरक्षित रहते हैं। पसलियां की संख्या कितनी होती है? 24 होती हैं और ये वक्ष में दोनों और 12 स्थित होती हैं। मतलब दोनों तरफ, एक तरफ 12 है तो दूसरी तरफ भी कितनी होती है? 12 होती हैं और दोनों टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 24। एक और की पहली 7 पसलियां सामने की ओर वक्षास्थि में से सीधी संबंधित है, जबकि पसलियों के इन 7 जोड़ों को वास्तविक या सच्ची पसलियां भी हम कहते हैं। इसके बाद की पसलियां अर्थात 8वीं, 9वीं और 10वीं पसलियां वक्षास्थि से नीचे के रूप से संबंधित होती हैं, वरन कार्टिलेज की सहायता से अपने ऊपर की पसली से जुड़ी रहती हैं। मतलब नीचे की पसलियां हमारे वक्षस्थल की नीचे की होंगी, है ना, 9, 10, 11। इस कारण पसलियों को असत्य पसलियां भी हम कहते हैं। अंतिम 2 पसलियां किसी भी रूप में वक्षस्थल से नहीं जुड़ी होती हैं, वरन ये मामले की ओर स्वतंत्र होकर निचली रहती हैं और ये काफ़ी छोटी होती हैं। इन्हें स्रावी या तैरने वाली पसलियां भी कहते हैं। अब है रीढ़ की हड्डियां या केशुरुक दंड। रीढ़ की हड्डी आप डायग्राम में देख सकते हैं। मनुष्य में खोपड़ी से लेकर कमर के निचले हिस्से तक शरीर के बीचों बीच सीधी रेखा में फैली रीढ़ की अस्थि या केशुरक दंड होती है और ये गर्दन तथा धड़ के हिस्से को शहतीर की भांति सीधे रखने का मुख्य कार्य करती है। तभी हमारी पीठ क्या होती है? हम सीधे एकदम तनकर खड़े होते हैं, चल सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। यह सामने की ओर कुछ झुकी हुई भी होती है, साथ ही कुछ झुकाव पीछे की ओर भी होता है। इसमें कुल मिलाकर 26 अस्थियां होती हैं। अभी आपने पढ़ा कि हमारे मस्तिष्क में कितनी होती हैं अस्थियां? हमारी पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती हैं और इसमें रीढ़ की हड्डी में अस्थियां कितनी होती है? 26। वास्तव में
वे छोटे बच्चे के केशुरक दंड में 33 अस्थियां होती हैं और बड़े होने पर नीचे की भी अस्थियों में से पिछली 5 मिलकर एक और अंतिम 4 मिलकर एक अस्थि बन जाती है। इस प्रकार कुल 26 अस्थियां रह जाती हैं और इन छोटी छोटी अस्थियों को ही केशुरुकाएं कहा जाता है। संपूर्ण केशुरक दंड को विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें हमने 4 भागों में विभाजित किया। पहला है गीवा केशुरुकाएं, वक्षी केशुरुकाएं, कटी या लंबर केशुरुकाएं और पुच्छ केशुरुकाएं। जो गीवा केशुरुकाएं ये मनुष्य की गर्दन वाले भाग में गीवा केशुरुकाएं पाई जाती हैं और जिसकी संख्या कितनी होती है 7। और जो वक्षीय केशुरुकाएं हैं ये वक्ष भाग में पाई जाने वाली केशुरुकाएं होती हैं और इसकी कुल संख्या मनुष्य में 12 होती हैं। और कटी या लंबर केशुरुकाएं, कटी केशुरुकाएं मुख्यतः कटी क्षेत्र या कमर के हिस्से में पाई जाती है और इनकी संख्या 5 होती हैं। और पुच्छ केशुरुकाएं मतलब सबसे नीचे की, इसकी संख्या केवल 2 होती है क्योंकि 5 केशुरुकाएं त्रिक में भाग तथा 4 केशुरुकाएं पुच्छ भाग में आपस में जुड़ जाती हैं तथा दोनों भाग एक एक केशुरुकाएं को बनाती है। इसके बाद का अगला जो टॉपिक है वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इसी टाइप का कंकाल तंत्र हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको जो मेन बातें थी इसमें से वही आप लोगों को समझाई हैं। ठीक है।